Hello guys, welcome back in the part 4 of Principles of Management. In this video we are going to discuss with the techniques of scientific management. Hopefully 3 parts अभी तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं. फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक जनरल मैनेजमेंट बताए थे. थर्ड पार्ट में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया है. इसमें मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. After that we will take the another chapter, and please be careful after completing this chapter. You should look at all the questions that has been provided in the question bank of this particular chapter. So let's start with the techniques of scientific management, please. The very first technique is standardization and simplification of work. बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं. एक एक टेक्निक बड़ी सोच के लिखी गई है, ध्यान से सुनिए. क्या है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन समझाता हूँ. देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि एवरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आज कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको एप्पल का लेना है तो आपके दिमाग में थॉट नहीं होगा क्वालिटी को लेके. क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड प्रोडक्ट के अंदर जो जो फीचर्स होंगे वो आपको पता है वो टॉप क्वालिटी के होंगे. ये बात आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली सेट है. चाहे उसकी वॉच है, चाहे उसका टैबलेट है, चाहे उसके लैपटॉप्स मैकबुक आती है, चाहे उसके फोन्स हैं, कोई इसमें थॉट नहीं है. एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है. फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल द क्वालिटी चेक ऑफ द फिनिश गुड, फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड. ये आप किस स्टैंडर्ड पर चीजें कर रहे हो और इससे आपकी गुडविल बनती है. सबसे बड़ा फायदा जो होता है, आप डोमिनोज के इतने आउटलेट्स हैं, किसी में भी चले जाओ, पिज्जा का टेस्ट सेम आएगा, अलग अलग आएगा, सेम आएगा. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. अलग अलग आएगा तो जाओगे, फिर कुछ चलेंगे, कुछ बंद हो जाएंगे. अब ये इतना आसान नहीं होता स्टैंडर्डाइजेशन कि हर चीज के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना. उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज के हर आउटलेट में पिज्जा का टेस्ट सेम आए, उसके लिए उन्होंने एक सिंप्लीफिकेशन कर रखा है. सपोज एक पिज्जा बनाना है, बेस, उसके ऊपर 2-4 चीजें जो भी लगानी है, तो हर एक्टिविटी के लिए कि उसको बेस को बनाने के लिए उसके बाद जो उसके पास टॉपिंग्स करते हैं, भाई भूख लग रही है तो वो तुम्हारी हेडेक है, मैं क्या करूं, मेरे पे एग्जांपल यही आ रहा है, बुक में भी यही है. टॉपिंग्स लगानी है, चीज़ लगानी है, कॉर्न्स डालने हैं, ठीक है, उसके लिए एक बंदा अलग है. उसके बाद उसे ओवन में रखना है, उसको किस टेम्परेचर पे लेके जाना है, कितनी देर बाद निकालना है. सब हर एक्टिविटी के लिए आपने इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रखा है. अब देखो, पानी मेरे मुंह में आ रहा है, भूख मुझे लग रही है, छोड़ो. तो हर एक्टिविटी के लिए आपने क्या कर रखा है, इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रखा है कि भाई बेस ऐसे, ठीक है. उसके बाद आपने दूसरे पर्सन को सिखाया कि भाई देख, टॉपिंग्स ऐसे लगानी है, पनीर ऐसे लगाना है, चीज़ ऐसे लगानी है, दूसरी फालतू की चीज़ ऐसे लगानी है, टेम्परेचर में, हर चीज़ के लिए. और हर उसको आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी. दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन. जिसको पनीर लगाना आता है उसको पनीर लगाना आता है, जिसको पकाना आता है वो पकाना आता है, जिसको बेस बनाना आता है वो बेस ही बनाता रहेगा, बिल के उसे. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, दैट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी performed in the organization, and that should be communicated to the employees in a very simplified manner so that they can easily understand it and can implement it in a workplace. This is what standardization and simplification. If you will see, process of setting standards for every business activity. Standard can be process, raw material, time, machinery. मैं बताता हूँ, हमारे सेंटर में जैसे है, what I personally did specifically for commerce. Every teacher who is teaching, who is a part of this institute, सब पता है यार, एक सब्जेक्ट पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास के अंदर हमें सिर्फ हाउ पे बात नहीं करनी, हमें हर चीज़ के पीछे वाई जरूर बताना है. आप देखो मेरी वीडियोस में भी ऐसा होता है और हमारे हर टीचर ऐसे करते हैं. हर टीचर जो ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है वो फोकस करता है वाई पर, क्यों, क्या, कैसे. और एंड वी आर सो मच ब्रॉड माइंडेड कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं अपने कंसर्न फैकल्टी से पूछता हूँ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझसे पूछते हैं. ये हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि ठीक है, बच्चे बेशक कम पढ़ा लेंगे, आज नहीं थोड़े टाइम बाद कमा लेंगे, लेकिन वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई आवर पंच लाइन इज पायनियर इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स. गूगल पे आप चेक करेंगे, मिलेगी. चलिए, So it refers to the process of setting standards. Standard for process, raw material, time, machinery, method, working. It represents benchmark of the company. For example, Apple
इज द मोस्ट फेमस, वो एग्जाम्पल दिया हुआ। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट सिंप्लीफाइंग द वर्ड सो दैट इट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर्स। एवरी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क फॉर वेल डिफाइंड। सिंप्लीफिकेशन इज एम फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन इज नेसेसरी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, if Domino's has to provide same quality of pizza at all restaurants, then first of all the production process will be divided in different parts and on the basis of simplification. अगर आपको सेम स्टैंडर्ड का पिज़्ज़ा प्रोवाइड करना है, आपने पूरे प्रोडक्शन पार्ट को डिवाइड किया, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, और फिर आपने ट्रेनिंग दी। समझ में आ गया। देयर आफ्टर है बेटा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है? किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड द मेथड विच इज बेस्ट फॉर डूइंग दैट जॉब should be selected. Example, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आना है, कोटेशंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन सील पैक एनवलप के अंदर सबको बुला लिया, मीटिंग करी, बोली लगाओ, यस और नो, बट विच वन इज द बेस्ट वे? किसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है? दैट वी हैव टू सिलेक्ट आउट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, दोनों टेक्निक हमारे पास प्रोडक्शन के लिए, बट किससे प्रोडक्ट सबसे सस्ता बनेगा और सबसे बढ़िया बनेगा वो हमें सिलेक्ट करना। तो मेथड स्टडी सेज दैट वी हैव टू सिलेक्ट द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, and for this various charts processes are studied, and after considering the advantages as well as disadvantages of each and every aspect, every method, we select the best method of doing the job. अब देखो सारी बातें बेटा वही लिखी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इतनी सिंपल लैंग्वेज बुक में आपको दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पढ़ के समझ में ना। आप देखो एटीएम का कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। Various activities performed in organization, how many methods have many methods to perform. For example, for inviting quotation वही है। The main of method study is to find out the best way of doing the job. The main objective is to minimize the cost of production and maximize the quality and size. For example, for handling the customer grievances, instead of telecalling, many companies are providing Android and iOS apps in which customers can file complaint in just few seconds. मैंने देखा Lloyd ऐड कर रहा है बकायदा, इसकी कंप्लेन है, सर्विस करवानी है, ऐप डाउनलोड करो, 6 सेकंड के अंदर सर्विस बुक, कंप्लेन फाइल, अलॉट टाइम। क्या फोन मिलाओ, योर नंबर इज स्टिल बिजी, आवर एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी ऑन अनदर कॉल, योर कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी विल डिस्कस योर क्वेरी शॉर्ट, कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ऐप बना दी, कंप्लेन फाइल करो, 6 सेकंड के अंदर लॉयड की सर्विस मिल रही है। मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं ऐड देखी थी आपको बता रहा हूँ, कहीं सोचो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बेशर्मो। अनदर एग्जाम्पल इज एटीएम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। पहले पैसा डिपॉजिट करवाने निकालने के लिए, विड्रॉ के लिए 4 बंदे बिठाए जाते थे बैंकों में, आज 1 बंदा होता है, क्योंकि एटीएम इतने खुल गए हैं। बैंक कहते हैं भैया एटीएम हमारे कम है ना, ऐसा कार्ड दे देते हैं जिस मर्जी से निकाल लो, हम उन बैंकों को अपनी फीस अपने आप पे कर देंगे। डीजी बैंक एक आया, आपने सुना ही नहीं होगा शायद, वो बैंक की ब्रांच ही नहीं मिलती। मेरा अकाउंट है उसके अंदर, बट मुझे नहीं पता वो बैंक का है सर। एक्चुअली मैंने गूगल पे एक ऐड देखा, उसको डाउनलोड कर लिया, उसका ऐप सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और कार्ड भी आ गया मेरे घर पे, एटीएम कार्ड, सब कुछ, और उसके अंदर ही आप जहाँ मर्जी से पैसा निकाल लो, जहाँ मर्जी से जैसे मर्जी जमा करा दो। ये है तरीका, बैंकिंग सिस्टम ही चेंज। चलो, right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study। ठीक है, बहुत सारी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मोशन स्टडी, ये क्या है? कुछ और मत सोचना बेशर्मो। मोशन स्टडी है, देखो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस, मोशंस लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्कर है, कार रिपेयर कर रहा है। जब वो कार रिपेयर कर रहा है तो बार बार बाहर आ रहा है, टूल ले रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर रिपेयर कर रहा है, फिर बाहर आ रहा है, वो टूल रख रहा है, नया टूल ले रहा है। बेटर अगर मैं वहीं पर उसके साथ एक असिस्टेंट खड़ा कर दूं, जो जैसी वो बोले ये वाला टूल, वो उसे पकड़ा दे, या जहां वो कार के नीचे गया हुआ है वहीं पे थोड़ा सा साइड में जमीन के नीचे ही थोड़ा सा एक छेद वेद करवा के वहीं सारे टूल्स रख दूं, टाइम बचेगा या नहीं बचेगा बाहर आने जाने का, और अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट। दिस इज मोशन स्टडी। इसके अंदर क्या होता है
बेसिकली वर्कर्स के मोशन स्टडी करते हैं कि वाइल डूइंग द जॉब वो कौन कौन से बॉडी एक्शंस ले रहा है और उसमें जितने अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से टाइम सेव हो सकता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है बाय प्रोवाइडिंग द वेरियस सॉल्यूशंस। 3 तरह के मोशंस मैंने बताया आपको, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इंसिडेंटल। प्रोडक्टिव क्या होते हैं? जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। अनप्रोडक्टिव, जैसे मैंने बताया, बाहर आना जाना। इंसिडेंटल, काम हो गया उसके बाद आपको पूरा कस्टमर से सिग्नेचर करवाना है और डिलीवरी रिपोर्ट टेस्टिंग करवा के देनी है कि प्रोडक्ट सही है। रिपेयर कर दिया आपने कार, जाएगा वो चेक करेगा कस्टमर आपके साथ सही चल रही है, उसे गाइड करना है किन बातों को फॉलो करना है। ये इंसिडेंटल है सारे के सारे। रिलेटेड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग जॉब, एग्जाम्पल साइन ऑफ कस्टमर्स वाइल डिलीवरिंग रिपोर्ट। समझ में आया? ये मैंने एग्जाम्पल पूरा बना के दिया, आप इसे बुक में से पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी से हम ये निकालते हैं कि एक वेल डिफाइंड जॉब को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। अब ये क्या है सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 2 अक्टूबर से, बीएस और इको के, एंड अकाउंट्स के 17 नवंबर से। तो अब जैसे अकाउंट्स का क्रैश कोर्स है वो 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा और मैंने उसकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रखी हैं 2 to 4:30 या 2 to 5 लाइक दैट। ये कैसे निकालते हैं कि इस डेट से शुरू इस डेट को ख़त्म और इतनी देर की क्लास? एक्चुअली वी हैव द आइडिया कि क्लास में इस चैप्टर को करवाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा यार, फंडामेंटल करवाने में 10 घंटे लगेंगे, गुडविल करवाने में 2 घंटे, एडमिशन करवाने में 15 घंटे। ये सब पता है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया हुआ। इसके सबको टोटल किया और हमें पता लग गया कि सपोज अकाउंट्स का क्रैश कोर्स करवाने के लिए आई नीड टोटल 80 आवर्स। अब अगर 80 आवर्स मुझे चाहिए, मैं 2-2 घंटे की क्लास लूँगा तो 40 क्लास चाहिए, 4-4 घंटे की क्लास लूँगा तो 20 क्लास चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरऑल जॉब को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं हर टास्क को करने में कितना टाइम, फंडामेंटल करवाने में, गुडविल करवाने में, पार्टनरशिप करवाने में, इशू ऑफ शेयर करवाने में, और उन सबको सम करके निकालते हैं कि ओवरऑल टास्क को करवाने में कितना टाइम चाहिए। समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमने देखा कि एक वर्कर एक शर्ट 1 घंटे में मैन्युफैक्चर करता है और वो वर्कर पूरे दिन में 8 घंटे इफेक्टिवली काम कर रहा है। एक वर्कर एक शर्ट 1 घंटे में और 8 घंटे या 10 घंटे, टू बी वेरी सिंपल, 10 घंटे काम कर रहा है। तो एक दिन में एक वर्कर कितनी शर्टें बना रहा है? 10 शर्टें। इफ आई नीड 50 शर्ट्स ऑन डेली बेसिस तो मुझे कितने वर्कर्स रखने पड़ेंगे? 5। समझ में आया? कितने वर्कर्स रखने हैं आपको, ये भी टाइम स्टडी से पता लगता है। समझ में आ गया? अच्छा, वर्कर को सैलरी कितनी देनी है? अब सपोज मार्केट में लेबर मिलती है जिसको डेली के 600 रुपये मिनिमम चाहिए। अब आपको पता लग गया एक वर्कर सही से काम करेगा 1 घंटे में तो 1 शर्ट बनाएगा और 10 घंटे वो काम करता है, तो 10 शर्ट बनाने उस एक वर्कर ने 1 दिन में। और अगर उसे पर डे 600 रुपये चाहिए तो आपने कहा भाई पर पीस दूंगा 60 रुपये। अब तो जितनी शर्टें बनाएगा उतना मिल जाएगा। उसे भी पता है मैं 10 शर्टें 10 घंटे में बना लूँगा, मुझे 600 रुपये मिल जाएंगे और यही मेरा वेज रेट है। तो टाइम स्टडी इज वेरी यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स वी नीड. It is useful for deciding the wage rate of the workers. It is useful in deciding the overall time required for performing the job. So hopefully you are getting that what exactly the time study is. यही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं. मेन इसके अंदर आप पढ़े डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड. ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए सेम है जो मैंने आपको बताया है. इसको आप बुक पर अपने एग्जाम में जरूर कोट किया है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फैटिग स्टडी, अब ये क्या होता है सर? फैटिग मतलब थकावट स्टडी. देखो कोई भी बंदा रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता. मैं आप मेरे को कहोगे सुबह से शाम तक वीडियोस बना लूँगा. आपको यू विल नॉट बिलीव, एक आधी घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट चाहिए मुझे. आपको विश्वास नहीं होगा. एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग क्या है? अपने आप से बातें करना. जरा 5 मिनट शीशे के आगे करके दिखाओ, आपको समझ में आएगा. और मैं आधी घंटे अपने आप से बात करता हूँ. वैसे कैमरा है मेरे सामने, उनसे बात करे जा रहा हूँ. कोई बच्चे थोड़ी ना बैठे. जस्ट थिंक इन माइंड, कितना टफ जॉब है. बच्चे लिख देते सर ये वीडियो, सर वो वीडियो. अरे भाई मेरी खुद की लिमिटेशन है. अगर मैं एक आधी घंटे की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा कम से कम आधी घंटे की वीडियो में वीडियो बनाने से पहले की प्रिपरेशन, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कहीं बोरिंग ना हो जाए, और उसके बाद करें. टोटल 2 घंटे चाहिए आधी घंटे की वीडियो के लिए. मतलब एक दिन में इफेक्टिवली मैं 2.5 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बना सकता. 2-2.5 घंटे से ऊपर की, मतलब फुल डे काम कर रहा हूँ तो 2-2.5 घंटे का आउटपुट निकल के आएगा.
अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, आधी घंटे की वीडियो बनाई, मुझे पता है अगली वीडियो अगर इफेक्टिवली शूट करनी है 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, दिमाग को साइकोलॉजिकली शांत करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा उतना अच्छा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि दैट आफ्टर डूइंग दिस जॉब आई नीड अ 1 hour ब्रेक टू बी इफेक्टिव इन द फर्दर टास्क। आप स्कूल जाते हो, 4 पीरियड के बाद आपको आधी घंटे का ब्रेक दिया जाता है, क्यों? बिकॉज दे नो 4 घंटे, अगर आप 4 पीरियड आपने 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगर आपको ब्रेक नहीं मिला और कंटिन्यूशन में पढ़ते रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। वो बात अलग है आपकी प्रोडक्टिविटी पहले पीरियड से ही खत्म होती है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें बड़ी कॉलेजेस में, ऑफिस में, सब जगह ब्रेक दिया जाता है, वो इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फैटिग स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि कब कितना रेस्ट देना है, कब देना है और कितना रेस्ट देना है, ताकि पर्सन का स्टैमिना दोबारा से रीगेन हो सके और वो दोबारा फिर उस स्टैमिना के साथ काम कर सके। बात समझ में? For human beings, it is impossible to work with the same efficiency without taking rest. A person feels tired physically as well as mentally. Fatigue seeks to determine the time and frequency. कितना टाइम और कितना टाइम का देना है और कितनी बार देना है. This helps to regain the stamina and work again with the same capacity. समझ में आई बात? वही सारी बातें हैं. अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज कंबाइनली नोन एज वर्क स्टडी. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे. अब आपका आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? F.W. टेलर का कहना था कि दैट वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्कर्स. इफेक्टिव और इनइफेक्टिव वर्कर्स के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करना है मतलब एक इफेक्टिव वर्कर कंपैरेटिवली पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए इनइफेक्टिव वर्कर से, ताकि इनइफेक्टिव वर्कर को मोटिवेशन मिले कि मुझे काम सही से करना है और अपनी पेमेंट बढ़ानी है. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर? इतना समझ में आ रहा है, इफेक्टिव वर्कर को ज़्यादा देना है, इनइफेक्टिव को कम देना है. पर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे? सबसे पहले इफेक्टिव वर्कर है कौन? इफेक्टिव वर्कर वो है जो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे सेट किया हुआ है, उतना प्रोडक्शन करे या उससे ज़्यादा करे. एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि हमने टारगेट सेट कर दिया, सपोज कि 10 शर्टें डेली बन सकती हैं. तो ऐसा कोई भी वर्कर जो डेली 10 शर्ट या उससे ज़्यादा बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट वर्कर है. बट ऐसा वर्कर जो 10 से कम शर्ट्स बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है. यहाँ मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ एफिशिएंट इफेक्टिव, अभी आप उस पर फोकस मत करें. जो वर्कर 10 या उससे ज़्यादा बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट है, बट जो 10 से कम बना रहा है वो एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है. तो टेलर का कहना था कि एफिशिएंट वर्कर को आप अगर 60 रुपए दे रहे हो पर शर्ट, तो इनएफिशिएंट को 60 रुपए मत दो, उसको 50 रुपए दो. मतलब आपने बोल दिया कि भैया 10 शर्टें हैं, 10 या उससे ज़्यादा बनाओगे तो 60 रुपए के रेट से वेज रेट मिलेगा, 10 से कम बनाओगे तो मैं 50 रुपए के हिसाब से दूंगा पेमेंट. तो अब जो 9 शर्टें बना रहा है उसको कितना मिलेगा? 50 into 9 कितना हो गया? 450. यस और नो? 50 into 9 कितना हो गया? 450. बट जो 10 शर्टें बना रहा है उसको मिलेगा 10 into 60 600. जो 9 बना रहा है 450, जो 10 बना रहा है 600. 150 रुपए का डिफरेंस. कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसकी अपने आप अकल आ गई कि भाई एक शर्ट फालतू बनाता 150 रुपए मिल जाते. हो गया 150 का नुकसान आज. लापरवाही कल से उसकी खत्म. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज द मेन टेक्निक एंड ये सबसे ज्यादा बिजनेस प्लेस पे अप्लाई की जाती है. एग्जाम्पल देखो, एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमने रखा 20, स्टैंडर्ड वेज रेट रखा 50, वेज रेट फॉर एम्प्लॉइज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड 40. मतलब स्टैंडर्ड बनाओ के 20 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाओगे तो 50 रुपये यूनिट दूंगा, उससे कम बनाओगे तो 40 दूंगा. अब एफिशिएंट एम्प्लॉय जो 25 यूनिट्स बना रहा है, 25 यूनिट, उसे कितना मिलेगा? 25 into 50 1250. बट एक बेशरम निकम्मा एम्प्लॉय जो 15 बना रहा है उसको कितने मिलेंगे? 40 के हिसाब से कितने? 600. ये अपने आप देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ 650, क्योंकि 1250 मिल रहा है इन्हें 600, वुड बी इनफ फॉर द एफिशिएंट वर्कर टू मोटिवेट हिम फॉर परफॉर्मिंग बेटर. तो दिस वाज द प्रिंसिपल. वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. समझ में आया? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है टेक्निक, ये इंश्योर करती है कौन सा प्रिंसिपल? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस स्टडी में 1-2 बार पूछा भी गया, सो प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट है आपका
functional foremanship, and this is the last scientific technique, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा. And before that I have personally requested you many times, and again I am requesting you, please keep sharing the videos with as much as friends you can. This is my request, and help me in achieving my sole objective, and that you know very well that I have to make this channel a single point solution for all the commerce students without spending even a penny of money. So please help me in achieving this objective, and obviously thanks for the support that you're providing. You're continuously sharing the videos with your friends that I'm able to observe through subscribers and the real-time watches. But please don't put a full stop on this. Keep sharing. This is also a work of humanity if you are sharing. Okay, so this is functional foremanship. What is functional foremanship? See, ये प्रिंसिपल कहता है कि लोअर लेवल पर भी टॉप लेवल जैसा बाइफर्केशन होना चाहिए. टॉप लेवल का काम क्या होता है? सोचने वाले अलग, करने वाले अलग. प्लानिंग अलग करेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग टीम. हाँ, टॉप लेवल की प्लानिंग की एक अलग टीम होती है जो समोसे खाती है और सोचती है पूरे दिन. सबसे खतरनाक काम होता है उनका. इम्प्लीमेंट करने वाली टीम अलग होती है. यही कहना था एफडब्ल्यू टेलर का कि लोअर लेवल पे भी यही होना चाहिए. प्लानिंग के लिए अलग टीम होनी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग होनी चाहिए. देखो लिखा हुआ है ना, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन एंड प्लानिंग, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन. प्लानिंग और डूइंग फंक्शन को सेपरेट कर दो. शुड नॉट ओनली बी एक्सरसाइज एट हायर लेवल बट ऑल्सो एट लोअर लेवल. इसके लिए फंक्शनल फोरमैनशिप उन्होंने क्या कहा, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं लेके आ रहा हूँ. 4 बंदे हमें 4 persons वी हैव टू associate in the work of planning, and these 4 we have to associate in the work of implementing that planning. अब वो कौन है? 4 supervisors should be engaged in the work of planning. Instruction and card clerk. Instruction and card clerk का काम क्या है? ये instructions डिज़ाइन करेंगे वर्कर्स के लिए. इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करेंगे वर्कर्स के लिए कि हाँ उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरीके से काम करना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है. दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क. प्रोडक्शन की डायरेक्शंस क्या होंगी, कब, कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. डिसिप्लिनरियन, जो कि डिसाइड करेंगे कि वर्किंग प्लेस पर कैसे हमें डिसिप्लिन एश्योर करना है. और आपको मैं बता दूं ये सबसे ज़्यादा फॉलो होता है जहाँ माइंस पे काम चल रहा होता है. वहाँ एक एक चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट करती है इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट, डिसिप्लिन. जितना प्रोडक्शन आपका इंसेंटिव है, सॉरी इंटेंसिव है, जितना स्ट्रॉन्ग है, माइंस बहुत खतरा होता है. जितना खतरनाक प्रोडक्शन है आपका, केमिकल फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स, वहाँ उतना ज़्यादा इसे फॉलो किया जाता है. और 4 सुपरवाइज़र हमें लगाने इम्प्लीमेंटेशन में. सबसे पहले गैंग बॉस का काम क्या है? वो देखेगा कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, प्लानिंग नहीं कर रहा. स्पीड क्लर्क देखेगा कि टाइमली कंप्लीशन हो रहा है. रिपेयर बॉस क्या देखेगा कि वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरीज एंड टूल, कि वर्कर्स आ रहे हैं काम करेंगे तो उससे पहले वो मशीनें और टूल्स काम करने लायक हैं या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता. और इंस्पेक्टर वो क्वालिटी चेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनल फॉरमैनशिप इज. ठीक है जी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर और कोई लाइन, हाँ एक मैं आपको बता दूं, दिस टेक्निक इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ये आपसे पूछा जा सकता है. जैसे अभी आपने पिछले वाला पढ़ा विच इज रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, तो बेसिकली आपने मेरे साथ पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके बाद भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. जस्ट इसको आप एक बार गो थ्रू. नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट हैव अ ओवरव्यू. ठीक है, ओवरव्यू आप इसका कर लीजिए. इसमें इतना कुछ खास नहीं है. 4-5 टॉपिक्स में, सॉरी 3-4 टॉपिक्स के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट.